Hello everyone. The Department of Public Administration has come up with a new topic today, that is fundamental rights. ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्यों आपको उन्हें पढ़ना चाहिए. ठीक है, हम देखेंगे वाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू. ये डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी. फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल ह्यूमन राइट्स that are offered to every citizen irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion and gender. देखिए, आप किसी भी धर्म से हो, आपका कहीं भी जन्म स्थान है, आपका कोई भी जेंडर है, आपकी कोई भी जाति है, आपकी कोई भी रेस है, कोई भी आपकी वो है, लेकिन ये सभी के लिए कॉमन है. फर्स्ट चीज़ जो आप नोट करोगे, फंडामेंटल राइट्स आर कॉमन फॉर एवरीवन. ये क्यों ज़रूरी है? पर्सनल गुड और सोसाइटी एट लार्ज, आपके इंडिविजुअल गुड के लिए और ओवरऑल सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ये आपको मूलभूत अधिकार दे रखे हैं. आप हेडिंग डालोगे, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार. ठीक है. सो ये एक कॉमन चीज़ है सभी सिटीजन्स को. ये एक सौगात मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, आपको सुरक्षाएं दी गई हैं. देखिए, आप कोई ऐसी अराजकता वाली जगह पे नहीं रहते हो, ऐसी गलत देश में नहीं रहते हो जहां आपके साथ अन्याय हो सके, इनजस्टिस हो सके, अनजस्ट चीज़ें हो सकें. आपको साफ़ सुथरा व्यवहार देना, आपको साफ़ सुथरा माहौल देना, एनवायरनमेंट देना, पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटी ग्रोथ के लिए, संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमारी सरकारें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रशासन समझते हैं इस बात को. इसीलिए आपके लिए ये कुछ मूलभूत अधिकार आपको दे रखे हैं जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटी एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की होती हैं, आपकी कितनी नंबर हैं, कितने नंबर की, जैसे कितनी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं. ठीक है, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 2 मार्कर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे. सो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 हैं. ठीक है, ये आप हमेशा याद रखोगे. जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? 11 थी. पहले ओरिजिनली कितनी थी? 10 थी, बाद में एक बढ़ा दी गई, 11 थी. ऐसे ही 6 फंडामेंटल राइट्स आपके हैं. ये है जैसे हिंदी में जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता, ये शोषण के विरोध में हो गया, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप धार्मिक स्वतंत्रता हो गई, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए, शैक्षणिक और सांस्कृतिक राइट्स हो गए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया, आपको संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक आप इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है. पहले आप इसको मोटे मोटे ये देख लीजिए कि 6 होते हैं. 6 कौन कौन से होते हैं ये आपको एज इट इज़ लिखने आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो राइट टू इक्वलिटी, देखिए देखते हैं राइट टू इक्वलिटी क्या चीज़ है, समानता का अधिकार क्या है. देखिए, समानताएं बहुत सी हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन समानता की क्या प्रारूप होना चाहिए, समानता दिखती कैसी है, समानता कहाँ कहाँ लागू होती है, ये हम देखेंगे. सो पहली चीज़ इसको राइट डाउन अ पॉइंट कि आर्टिकल 14 है. आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है. स्वतंत्रता का आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम जो है वो कौन से आर्टिकल में है. सो राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 में है. ये गारंटीज़ हैं आपकी. देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटीज़. ये गारंटी देती है स्टेट आपको, गवर्नमेंट आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आपको. ठीक है, भारत देश आपको गारंटी देता है कि मैं ये चीज़ें तो आपकी प्रोटेक्ट करूँगा ही करूँगा. ठीक है. सो गारंटीज टू ऑल द सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के प्रति समानता. आपने एक वर्ड सुना होगा मूवीज़ में, टीवी में, कि कानून के आगे सभी समान हैं. ये वही मतलब है कि कानून जो है वो वैसा ही प्रधानमंत्री पे लागू होगा और वैसा ही मुझ पे लागू होगा और आप पे लागू होगा. ठीक है, सभी लोग, सारे नागरिक जो हैं सब समान हैं कानून के आगे. सो समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है. अगला पॉइंट जो है सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज. देखिए, सोशल इक्वलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कोई भेदभाव नहीं करेगा बेसिस ऑफ कास्ट की, आपकी जाति क्या है. पहले होते थे
आज़ादी से पहले जाति के नाम पे भेदभाव होते थे। कलर, आपकी स्किन का कलर क्या है, इस पे भेदभाव होते थे, काला गोरा या कैसा भी है, ठीक है। लैंग्वेज पे, आप लैंग्वेज क्या बोलते हो, आज ये करना दंडनीय अपराध है। जाति के नाम पे भेदभाव करना, रंग के नाम पे भेदभाव करना, या किसी भी चीज़ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। एटसेट्रा भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ETC। देखिए, लैंग्वेज, भाषा के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आपके म्यूजियम्स हैं, पार्क्स हैं, वेल्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, टेम्पल्स एटसेट्रा। स्टेट में मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब आज आप देखिए, कहीं भी आप जाते हो, आपको ये मना नहीं करा जा सकता कि ये एरिया जो है आपको यहाँ आना वर्जित है, ठीक है। सभी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो सभी के लिए इक्वली एक्सेसिबल हैं। सभी वहाँ, सभी उसको देखिए, पहले बहुत पहले की बात करते हैं, राजाओं के राज होते थे या अंग्रेज़ों के राज होते थे, वो प्राइवेसी बना के रखते थे, सीक्रेसी बना के रखते थे, बंदिशें लगा के रखते थे। बहुत सारी चीज़ें जो थी आम जनता के लिए नहीं थी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके लिए, सभी नागरिकों के लिए वो समान रूप से खुली हैं, ठीक है। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, और एक ये इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज, ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। थर्ड हम देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी में क्या आता है। इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट का मतलब यहाँ है गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, किसी के साथ जाति नहीं कर सकती। देखिए, गवर्नमेंट जॉब निकली, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वुमेन के लिए निकलें, मेल के लिए ना निकलें, या ऐसा हो कि मेल के लिए निकल रही हैं, कोई वुमेन उसको नहीं फॉर्म भर सकती, या सिर्फ जो है हिंदू धर्म वालों के लिए निकल रही हैं, मुस्लिम्स के लिए नहीं निकल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए निकल रही है कि भाई इस कास्ट के लोग इसको भर सकते हैं। सभी जॉब्स, पब्लिक जॉब्स जो हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो सभी लोगों के लिए खुला है, इक्वली एक्सेसिबल है, ठीक है। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले छुआछूत बहुत होती थी, देखिए, लेकिन अब छुआछूत के लिए ये आर्टिकल डाला गया है अराउंड 1829 में। देखिए, आपकी जो सती प्रथा ख़त्म हुई, धीरे धीरे आपने देखोगे, हिस्ट्री में जाओगे, कैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने जो है पायनियर बने, वो रिवोल्यूशन लेके आए, मानसिकता में बदलाव लेके आए आपके समाज में। गांधी जी ने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए बहुत काम किया हुआ है कि कोई छुआछूत नहीं करेगा। छुआछूत करना ही इक्वलिटी के ऑपोजिट होता है। देखिए कि आप ठीक आदमी नहीं हैं, मैं आपसे सुपीरियर हूँ, आप जो है इन्फीरियर हैं, ये सब अब नहीं चलेगा, ठीक है। छुआछूत का जो है एबोलिशन हुआ। एबोलिशन का मतलब हुआ यहाँ रोक लगनी, बंद होना, ठीक है, निषेध होना। ये आप लिख लोगे, राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या आता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, पहले टाइटल्स दिए जाते थे, राय बहादुर, खान बहादुर, शेर बहादुर, या ऐसे राय साहब, ये उपाधियाँ दी जाती थी जो आम इंसानों को, और आम इंसानों में से किसी व्यक्ति विशेष को जो है अलग कर देती थी। लेकिन अब जो है किसी भी इंसान को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। देखिए, आपको जॉब मिल सकती है, आपके रैंक मिल सकता है, आपको आपकी मेरिट के अनुसार आप IAS बनिए, आज आप क्लर्क बनिए, आप मैनेजर बनिए, आप कुछ भी बन सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। लेकिन ये आपको जो पहले जो हैं अंग्रेज़ जो होते थे वो टाइटल दे देते थे, वो कोई जो है एक विशेष नाम दे देते थे जो कि आपको डिस्टिंग्विश करता था बाकी और लोगों से। इक्वलिटी की भावना को दबाता था। इसको भी जो है नकार दिया गया है, इसे भी निषेध कर दिया गया है राइट टू इक्वलिटी के तहत, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अनटचेबिलिटी को। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की किसी को कोई टाइटल नहीं देना है, ठीक है। जो भी अपना कोई रैंक ओहदा जो कमाएगा वो मेरिट सिस्टम से कमाएगा, ठीक है। ऑफिसर होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के ऑफिसर होंगे, उनको जो है इंडिविजुअल रैंक नहीं दिया जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल टाइटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम। आपका जो दूसरा राइट है, इसमें फ्रीडम किस किस के तहत आती है, फ्रीडम के क्या मायने हैं, फ्रीडम किस चीज़ की होनी चाहिए, ये इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है।
सो फर्स्ट देखिए, आपको स्वतंत्रता का अधिकार किस चीज़ में है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। आप कोई भी बात बोल सकते हो और कोई भी बात एक्सप्रेस कर सकते हो, आर्टिकल 19 बोलता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन आर्टिकल 19 बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। फ्रीडम, आपको लेख लिख सकते हो, कोई बात लिख सकते हो प्रेस में, मीडिया में। सो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, कि आपका एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है आप इंटरनेट पे कोई बात लिख रहे हो, कोई ब्लॉग लिख रहे हो, कोई अखबार में एडिटोरियल लिख रहे हो, या कोई बात बोल रहे हो सभा में खड़े होके। सो देखिए, इसका सिंपल सा आपका समझोगे कि आपको वाद विवाद करने का, आपको स्पीच देने का और अपने आप को अभिव्यक्ति करने का आपको फुल अधिकार है संविधान की तरफ से। नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल का पीसफुली का मतलब है यहाँ पे आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो। कोई आपने देखा होगा मोर्चे निकाले जाते हैं, जनसभाएं होती हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन विदाउट आर्म्स। आप किसी, आर्म्स का मतलब आपको पता होगा, आप किसी हथियार के बगैर कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, पीसफुली, शांतिपूर्वक आप कोई भी संदेश दे सकते हो। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ, देखिए कई बार हो जाता है कई चीज़ काबू से बाहर हो सकती है, तो स्टेट कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। स्टेट का मतलब यहाँ से आ गया गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कुछ अवरोध कर सकती है पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। सो आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, आप धरने दे सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स, आप हथियार नहीं रख सकते, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको कुछ बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। नेक्स्ट है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। देखिए आज आपकी कॉलेज की भी एसोसिएशंस होती हैं बच्चों की, आप वोट डालते हो, अपना प्रेसिडेंट चुनते हो, आपकी कोई भी दिक्कतें होती हैं, वो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस में आ जाती हैं। कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों की कोई शिकायत होती है, कोई मुद्दा होता है, तो आपके प्रेसिडेंट जो है वो आगे उसे फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है या उसके ऊपर काम होता है, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है राइट टू फ्रीडम में, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड, इसका मतलब है कि आम पब्लिक को कहीं भी इंडिया में आने जाने की फुल फ्रीडम है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये नहीं हो सकता आप हरियाणा के हो, आपको जो है साउथ इंडिया में या केरला में जाने पर जो है पास मांगा जाए, आपको जो है एंट्री बैन कर दी जाए, आप तो दूसरे राज्य से हो, यहाँ आप नहीं आ सकते। आज आप देखिए कहीं भी घूम सकते हो, आप यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारतीय नागरिक हो, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी सेटल हो सकते हो, कहीं भी कोई बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। आप पूरे भारत में, आपको कोई भी जो है किसी प्रकार की बंदिशें नहीं हैं, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। एक इसमें ये चीज़ डाली गई है विच इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कुछ एक रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित को देखते हुए। देखिए आप हो सकता है आप जैसे अंडमान निकोबार्स में हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड महाराष्ट्र के जंगलों में हैं या मणिपुर मेघालय के जंगलों में सुरक्षित शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। आप उनकी फ्रीडम को जो है, उनकी फ्रीडम को देखते हुए, उनके कल्चरल और हेरिटेज राइट्स को देखते हुए कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकते, कुछ आदिवासी एरियाज़ हैं। अदरवाइज़ आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी कोई बिज़नेस कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो आपको ठीक लगे। सो कहीं भी घूमना अलग पॉइंट है, कहीं भी सेट होना और कहीं भी घर बना लेना या रहने लग जाना, आपका इस बात की फ्रीडम दी गई है, ठीक है। एक ये और आ जाता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये मैंने बता दिया, आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। सो राइट टू फ्रीडम में ये आ जाता है। अगला जो आपको राइट दिया गया है इम्पोर्टेंट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है यहाँ पे आपके साथ कोई जाति ना करे, आपके साथ कोई गलत काम ना हो जाए, कोई भेदभाव ना हो जाए, किसी प्रकार के आपके आपके जो हैं अधिकारों का हनन ना हो जाए, उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। देखिए, एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग क्या मतलब होता है? इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार। देखिए, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग का मतलब है कि देखिए, पहले स्लेव सिस्टम था। आप देखोगे हिस्ट्री में जाके इंसानों को बेचा जाता था, स्लेव बना के खरीद फरोख्त होती थी इंसानों की। सो वो बिल्कुल ही निषेध है, वो पनिशेबल ऑफेक्ट है। आज किसी आदमी को आप खरीद नहीं सकते हो, किसी को बेच नहीं सकते हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है, ठीक है। सो बेगार का मतलब है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब यहाँ पे है, पहले बेगार की बहुत सारी होती थी। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी कि काम करवा लिया जाता था फोर्सफुली, सिर्फ खाना दे दिया जाता था, कोई पैसे नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करवाना और बहुत ही कम उसको जो है पे करना, ये सब देखा गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट ने कुछ रेट सेट कर रखे हैं। देखिए कि इससे कम जो है आप नहीं पे कर सकते, या ऐसी फैसिलिटीज़ आपको लेबर को देनी पड़ेंगी। आप दो वर्ड इसमें याद रखेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। बेगार का मतलब है बहुत, देखिए राजाओं के राज में सिर्फ खाना देते थे, ठीक है। पे वे तो छोड़ दो, आप कि सारा दिन काम करवा लिया और 2 टाइम का खाना दे दिया और फिर कहीं भी रहो जैसे तैसे। वो जानवरों जैसी अवस्था में आज आप काम नहीं करवा सकते किसी से। सो एबोलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक पॉइंट हो गया, बेगार एक पॉइंट हो गया। एबोलिशन ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट, आप किसी एबोलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आप किसी 14 साल से बच्चे, जो 14 साल से नीचे जितने एज के बच्चे होते हैं उन्हें काम पे नहीं रख सकते। स्पेशली ऐसे काम जो कि डेंजरस हैं, फैक्ट्रीज़ और माइंस में है, वो उनका पढ़ाई का टाइम होता है। आपने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 14 साल से नीचे बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। आप उससे कठोर परिश्रम नहीं करवा सकते, ऐसा करवाते हो तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है। बेगार जो है पनिशेबल फैक्ट बना दिया गया है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस फॉर द पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड और प्रोस्टिट्यूशन इज़ आल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन भी जो है प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपको अगला अधिकार दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। देखिए, हिंदू धर्म हालांकि सबसे ज़्यादा धर्म है, लेकिन फिर भी उसे प्रेफरेंस नहीं दी गई है। सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है। सभी सिटीजन्स को, इम्पोर्टेंट लाइन है, सिटीजन्स आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। देखिए, आपको फुल अधिकार है, आज आप किसी धर्म को मानिए, उसकी प्रैक्टिसेस को करिए। आप चाहे तो आप पगड़ी डाल सकते हो, आप चाहे तो माथे पर टीका लगा सकते हो, चाहे तो आप जो है मंदिरों में जो है पूजा कर सकते हो, या मस्जिद में जा सकते हो, या किसी गुरुद्वारे में जा सकते हो। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, आप कोई भी धर्म को की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई भी धर्म की प्रोपोगेशन कर सकते हो, उसको बढ़ावा दे सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसी एक धर्म को नहीं मानेगी, सभी धर्मों को बराबर से देखेगी और आपको कोई भी धर्म चुनने की फुल फ्रीडम है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा आज जैन धर्म के या जो है क्रिश्चियन धर्म के जो है स्कूल्स होते हैं या कोई ट्रस्ट होती हैं, वो आप बना सकते हो। हमारे हिंदू धर्म के भी बहुत सारी एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस ऐसी बनी हुई हैं, आप बना सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एक्टिविटीज़ इन सच इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट रिलीजियस आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज एड डाउन। ये नॉर्मल पॉइंट है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी, नॉर्मल पॉइंट है। स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट एजुकेशन दैट इज़ प्रो रिलीजन। ये इम्पोर्टेंट है कि देखिए, कोई भी सरकारी संस्था, सरकार के द्वारा चलाई हुई संस्था जो एजुकेशन दे रही है वो प्रो रिलीजन नहीं हो सकती। प्रो रिलीजन का मतलब है वो किसी एक धर्म की वकालत नहीं कर सकती। कोई भी आपके स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं हो सकता कि हम जो है सिर्फ गीता पढ़ाएंगे, हम जो है हिंदुइज़्म पढ़ाएंगे, या जो ये धर्म या ये इस धर्म की हम जो है इस धर्म को बढ़ावा देंगे। इस तरीके की प्रो रिलीजन एक्टिविटी करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी एक धर्म की वकालत नहीं कर सकते। हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। सो फ्रीडम ऑफ
रिलीजन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट, आज आप ये हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्री एजुकेशन में, वही आ जाता है बिलो 14 ईयर्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हैं आपको, कुछ आपको अधिकार होता है। अगर आप भारतीय नागरिक हो, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है, ठीक है। सो ये कौन से आर्टिकल में है? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। एनी कम्युनिटी विच हैज़ अ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन हैज़ द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप इट। सिंपल पॉइंट है, कोई भी संस्था, कोई भी कम्युनिटी है ऐसी जिसकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है, लिखने की विधि है, वो उसे प्रिजर्व कंजर्व करके रख सकती है और उसे बढ़ावा दे सकती है, कोई भी हो, ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज़ होती हैं। देखिए, जो कम लोगों की वो होती है, एक मेजॉरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है। माइनॉरिटी का मतलब है यहाँ जैसे कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ कौन है? मेजॉरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटीज़ में सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जिनकी परसेंटेज कम होती है ओवरऑल, ठीक है। सो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस, धार्मिक और कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रिजर्व एंड डेवलप। सेम चीज़ है, कोई भी संस्था है, कोई भी धर्म है, कोई भी माइनॉरिटी है, वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रख सकती है, प्रिजर्व कर सकती है अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला जो है, ये फ़ोटो आप देख के याद रखोगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आते ही सुप्रीम कोर्ट की फ़ोटो आपको मन में ध्यान में आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है आपको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, ठीक है, कि आपके अगर ये पिछले 5 राइट्स को कुछ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके बचाव के लिए हैं, वो आपका कुछ हल निकालेंगे उसका, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या होती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एम्पावर्स द सिटीजन्स टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी 5 राइट्स, उसके पिछले जो राइट्स हैं वो टूटे हैं, तो वो अधिकार में देती है कि वो सिटीजन जो है कोर्ट जाए और उससे पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटन, सर्ट्योरारी, 5 रिट हैं। इन 5 रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट जो हैं वो लागू करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स होने को, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके ऊपर आपको ठीक से मिलें, आपके साथ कोई अन्याय ना हो, इन सारी चीज़ों को ये रिट लगा के, ये रिट जो है आपको डिटेल में आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगी, ये आपको तब पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है संवैधानिक संरक्षण, और वो संवैधानिक संरक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो कब दिया जाता है? जब कोई भी 5 राइट आपको ना मिले, कोई भी 5 अधिकार आपको ना मिले, आपको जो है मिले या पार्शली मिले, आपके साथ अन्याय हो, तो आप कोर्ट की यहाँ जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको वो अधिकार दिलाए, और वो इसके तहत आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत। सो दिस इज़ इट।